गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मंजू सिंह। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी वसंत का पाठ 1 और 2 आपको जो स्टडी मटेरियल में दिया गया है उसका शॉर्ट में आपको पढ़ा रही हूँ। हमारा पहला लेसन है क्लास 7 लेसन 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पोयम कविता में शिवमंगल सिंह जी ने एक पक्षी की क्या आकांक्षाएं हैं, एक पक्षी क्या चाहता है उसके बारे में उन्होंने बताया है, जिसका अर्थ हमने आपको स्टडी मटेरियल में लिख करके दिया है। इसमें एक पक्षी अपने मन की व्यथा को कहते हुए वो व्यक्त करता है कि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें कोई कैद कर लेता है, अगर मुझे कोई कैद करके सोने के पिंजरे में भी रख दे तो भी मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि परतंत्रता किसी को भी पसंद नहीं है। वो तो अगर उसको हम पिंजरे में रखेंगे तो वो उस पिंजरे को भी अपने उस पंखों से जो उसके मुलायम कोमल खुशी से प्रसन्नता से उड़ते हैं उससे वो उसमें से भी निकलने के लिए टकरा करके उससे टूट जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि हम तो वो पक्षी हैं जो कि उड़ते हुए और सागर तथा नदियों के जल को बहते हुए जल को पीते हैं, और मुझे आप सोने के पिंजरे में पानी और कटोरी में खाना रख दीजिए तो भी हमारे लिए वो व्यर्थ है। उससे अच्छा तो मुझे निमौरी, कटुक निमौरी मतलब नीम की जो फलियां होती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं, वो उसको पसंद है। चाहे उसके गले में सोने की जंजीर ही डाल दी जाए, लेकिन वो परतंत्रता में नहीं रहना चाहती है। स्वतंत्रता सबको बहुत ही पसंद है। वो अगर उसको हम कैद कर लेंगे, अगर उसे हम अपने पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपने उड़ने की क्षमता को भूल जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा और वो उड़ेगा भी नहीं और दुखी रहेगा। उसकी उड़ान वो सिर्फ ये सोचती है कि हम देखते हैं कि जब पक्षियों को कि वो पेड़ों पर पौधों पर सबसे ऊपरी डाल पर बैठते हैं जो कि हवा से वो झूलते रहते हैं, उनके लिए वो बहुत ही खुश नसीब है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये पक्षी पिंजरे में कैद है और ये अपनी बातें बता रहा है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वो क्या चाहता था, उसकी ये इच्छा थी कि हमारा ये इच्छा है कि हम खुले आकाश में उड़ते जाएं और लाल किरण जो सुबह हमारा सूर्य निकलता है तो उसके समान, लाल किरण के समान हम अपनी चोंच को खोल करके और आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं उसको उसने मोती समझा है, तो वो मोती समान उन तारों को चुनने की सोचता है। और वो ये सोचता है कि हम इतना उड़ान करें, इतना उड़ें कि जिसका कोई अंत न हो, जहाँ पर क्षितिज मतलब होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों हमको मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा है नहीं। वो दूर से हमें दिखता है कि उस जगह पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो पक्षी सोचता है कि मैं इतना उड़ता कि जहाँ पर आकाश और पृथ्वी दोनों का मिलन हुआ है वहाँ तक मैं पहुँचता, या तो वहाँ पहुँचूँगा या उड़ते उड़ते मैं थक जाता और थकने के बाद मेरी सांसें बंद हो जाती। ये स्वतंत्रता चाहता है और ये पिंजरे में कैद है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये फिर कहता है कि हमें टहनियों पर घोंसला मत बनाने दीजिए, हमारे आश्रय को, हमारे घोंसले को तोड़ करके उसे छिन्न भिन्न कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। लेकिन भगवान ने जो मुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं उसमें आप विघ्न मत डालिए, परेशान मत करिए मुझे और मुझे आज़ाद रहने दीजिए। इसलिए हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है। हम पक्षियों को कैद करके उन्हें पिंजरे में रख करके उनको हम नहीं रख सकते हैं। ये शिवमंगल सिंह जी, सुमन जी ने उन्होंने
एक पक्षी की व्यथा को बताया है। हमने इसका संदर्भ सहित भावार्थ आपको लिखकर स्टडी मटेरियल में दिया है। आप इसको लिखिए और इस कविता को याद करके आप कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन सफाई के साथ बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में आप लिखिए। हमारा नेक्स्ट लेसन दूसरा आता है दादी माँ। तो दूसरा पाठ हमारा है दादी माँ। तो किसकी दादी माँ का वर्णन हुआ है यहाँ पर? दादी माँ तो सबके पास होती हैं, वो चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो या किसी और की हो। लेकिन यहाँ पर दादी माँ, लेखक की दादी माँ, लेखक ने अपनी दादी माँ शिव प्रसाद जी ने अपनी दादी माँ का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब उनके पास पत्र आता है तो वो अपनी दादी माँ का क्या वर्णन करते हैं। इसको सारांश को समझाते हुए हम कुछ कठिन शब्दों पर अंडरलाइन करवाएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता मतलब विपरीत से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसमें लेखक को जब वो अपने घर जाने की बात होती है तो इस पर उसके दोस्त सब छुट्टियों में घर जाने के लिए कहते हैं और थोड़ी थोड़ी सी इसके घबराहट को लेकर के वो बराबर इन्हें मजाक उड़ाते हैं इनका। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। लेकिन ये अपने दोस्तों की बातों को बुरा नहीं मानते हैं और ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जाने दीजिए, कहने से क्या होता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब ये अपने गांव की चर्चा कर रहे हैं कि क्वार के महीने में चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहता है और दूर से बह करके आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध अंडरलाइन करिए, मतलब अजीब तरह की बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया। जब बारिश होती है तो बहुत सारे चीज़ बह करके आते हैं और वो सब सड़ते हैं, सड़ने के बाद उससे बदबू आती हैं। पानी से जो जलाशय हैं, हमारे तालाब हैं, वो सब पानी से भर जाते हैं। और लेखक वो अपने घर का वर्णन करते हुए कहता है कि हमें आषाढ़ में आम और जामुन, आषाढ़ का महीना बारिश का जो जुलाई अगस्त होता है, आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले उसकी चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा जो धान का बनता है सभी लोग जानते होंगे, वो ना मिले। लाई के साथ गुड़ पट्टी ना मिले। लेकिन मुझे अफसोस, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड, अफसोस नहीं कि मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या मुझे उसमें पानी में कूदना अच्छा लगता है, वो मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। लेखक अपनी चर्चा करते हुए इस पाठ में बता रहा है कि मैं 1-2 दिन हुआ था कि मैं जलाशय में कूद करके नहाया और उसके बाद इन्हें ज्वर हो गया, बुखार, और उस बुखार में इन्हें नींबू और साबू, अंडरलाइन साबू मतलब साबूदाना खाने को मिलता था और ज्वर तो चढ़ता गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। ये अपनी कहानी बताते हुए अपने दादी की उसमें वर्णन कर रहा है कि मैं दिन में चादर ओढ़ के लेटा था, मेरी दादी आई नहा धो करके और बड़े स्नेह से मेरे शरीर पर सफ़ेद किनारे वाली धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, मतलब दादी नहा करके आती हैं और इनके पास पहुंचकर इनके माथे पर हाथ रख करके इनके बुखार को देखती हैं और छू करके ज्वर का अनुमान करती हैं और इन्हें
पीपल की छाल से छौंका हुआ जो आयुर्वेदिक दवाएं जो होती हैं वो देती हैं। मतलब इनका बहुत ही ध्यान रखती हैं। यही नहीं, लेखक कहता है कि मेरी दादी अगर गांव में भी कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो वहाँ भी यही करती थी, उसके सर पे हाथ रखना, उसको दवा देना, सब कुछ करना। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। इनकी दादी जो थी उन्हें पहले के लोगों को बहुत सारी दवाएं याद रहती थी और वो घरेलू उपचार करते थे। सरसाम, जो कि ठंडक के साथ बुखार आ जाता है, उसे सरसाम कहते हैं। विसूचिका, अंडरलाइन, विसूचिका मतलब संक्रमण से ग्रसित जो बीमारियां होती हैं जैसे हैजा, चेचक, इस तरह की जो बीमारियां हैं इसे विसूचिका कहते हैं। ये सब हो जाते थे और ये उसमें अपने ही घरेलू उपचार से सबको ठीक कर लेती थी। एक दिन लेखक बताता है कि उसके भाई की शादी तय थी जिसमें सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे। दादी कुछ नहीं करती थी, लेकिन दादी का कहीं भी न पहुंचना विलंब का कारण बन जाता था कि वो देर से पहुंची हैं। तभी एक औरत आती है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेखक उस समय वहीं पर देख रहा है कि वो पैसों के लिए अपने इनकी दादी के पास जाती है और तब दादी गुस्से में इन्हें डांट रही है और इन्होंने दादी से कहा कि जाने दीजिए। इस तरह अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज इन्होंने कहा, बेचारी गरीब है ना, दे देगी। तब दादी चुपके से आंगन की ओर कह करके ये चुपके से आंगन की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं तो एक दिन रास्ते में वो औरत मिलती है और वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद मीन्स आशीष होता है, देती है। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने बिहवल, अंडरलाइन बिहवल, प्रेम पूर्वक होकर कहा, उरिन हो गई बेटा। उरिन मतलब ऋण मुक्त। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो मालकिन को तो इससे आश्चर्य होता है कि कल तो दादी डांट रही थी और आज ये हमारी दादी को कितना अच्छा बता रही है। तो कहती है कि नहीं बेटा, वो देवता हैं, कल ही तो आई थी और मेरे सारे पैसे जो हमने कर्ज लिए थे वो माफ़ कर दी और मुझे शादी के लिए और भी पैसे दे के गई। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गाना गाती थी। विवाह की रात को अभिनय होता था, अभिनय मीन्स नाटक होता था और उस नाटक में शादी से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक के सारी घटनाओं को शामिल किया जाता था। ये भी इनको भी इनकी दादी वहीं बरामदे में बैठा करके चुपचाप चद्दर उड़ा करके और देखने के लिए भेज देती हैं। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से ज़ोर से भागा। जब बच्चे कोई शरारत करते हैं और जब उन्हें कोई डांटने या मारने का करता है तो भाग करके कहाँ जाते हैं, दौड़ के दादी के आंचल में छुप जाते हैं, क्योंकि दादी लोग ज़्यादातर बचाती हैं। छाया मीन्स आड़ में खड़े हो जाते तो लगता है बच्चों को अभयदान मिल जाता है। अभयदान मतलब जीवन दान। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम है। परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब हमारे जीवन में जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, कहा जाता है ना कि परेशानी आती है तो अकेले कभी नहीं आती है। अगर एक परेशानी आती है तो आपके एक के बाद आप लगातार परेशान हो जाएंगे। तो परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। जब विपत्ति का पहाड़ टूटता है तो ये दादी माँ से कोई नहीं जानता, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो जाती है, उनके श्राद्ध में बहुत सारे पैसे लगते हैं और घर की स्थिति डामाडोल हो जाती है, मतलब स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे स्थिति में एक दिन दादी नहा करके आंख बंद करके पूजा कर रही थी, स्नेह कातर मतलब एक दर्द भरी प्रेम से, और रो रही थी। जब ये लेखक ने पूछा दादी आप क्यों रो रही हैं, तो इन्होंने उस बात को काटते हुए इसे खाना खाने के लिए अब रसोई घर में ले गई और वहाँ पर माथा सहलाते हुए कहती हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहा है। कुछ नहीं,
और ये निकाल करके अपने सोने का कंगन अपने बेटे को देती हैं कि अभी ये कंगन तुम्हारे दादाजी ने दिया था, यह उनके वंश की निशानी है। पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते हैं बेटा, पहले के लोग। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी से लगती थी। लेखक अपनी दादी का परिचय देते हुए कहता है कि वो मुझे एक शापभ्रष्ट, जैसे बहुत किसी महान व्यक्ति को श्राप दे दिया गया हो, जैसे अहिल्या को श्रापित किया गया है। आपने पढ़ा होगा अहिल्या के बारे में, वो पत्थर बन गई थी लेकिन कुछ गलतियों से। उसी तरह से इसकी दादी ऐसे लग रही थी जैसे कोई शापभ्रष्ट देवी हैं। उनकी धुंधली छाया विलीन हो गई। इनकी जो एक धुंधली छाया दिख रही थी वो ख़त्म हो जाती है और दिन काफ़ी चढ़ आया। और जब ये आँख खोलता है तो देखते हैं कि एक कौवा अपनी घिनौनी मतलब गंदी हरकत, गंदे निगाह से आंखें फाड़ करके इनको देखता है। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र था। दादी के मरने का पत्र जब इनको मिला तो उसमें इन्होंने ये सारा वर्णन के, इनके मरने का जब खबर मिलती है तो ये पीछे चले जाते हैं, पत्र को देखते हैं और ये अपनी दादी के बारे में सोचने लगते हैं। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई और इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी दादी मर चुकी हैं। तो लेखक ने इसमें अपने मरी हुई दादी का वर्णन किया है। और अब हम आपको कुछ लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का कुछ कठिन शब्द आपको दे रहे हैं जिसका अर्थ आप लिखेंगे। अच्छा, कठिन शब्द। उन्मुक्त, पुलकित, कटुक, निबौरी, कनक, स्वर्ण श्रृंखला, अरमान, तारक, सीमाहीन, आश्रय, आकुल, विध्न। ये आपके लेसन 1 के कठिन शब्द हैं। लेसन 2 का प्रतिकूलता, गंध,